आज के न्यूज़पेपर की हम शुरुआत करेंगे एडिटोरियल के साथ में। पहला जो हमारा एडिटोरियल है वो इंटरनेशनल लॉ को लेकर के है। इंटरनेशनल लॉ को आप समझने की कोशिश करिए। भारत और चीन के साथ में सीमा विवाद चलते रहता है, ठीक है। सीमा विवाद भारत और चाइना का चलते रहता है। इस विवाद को लेकर के भारत कभी भी ये नहीं कहता है कि चीन इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन कर रहा है। एक बात ये है। दूसरी बात यह है, भारत और पाकिस्तान के बीच में कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, कश्मीर इशू को लेकर के या फिर पीओके को लेकर के, तब भी भारत कभी भी नहीं कहता है कि इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन पाकिस्तान के द्वारा किया जा रहा है। दूसरी बात यह है। तीसरी बात यह है, कई कुछ ऐसे मुद्दे रहते हैं जो अक्सर भारत कहता है कि आतंकवाद के खिलाफ इंटरनेशनल लॉ बनना चाहिए, पूरे विश्व भर में ऐसे नियम कानून लागू होने चाहिए। हमारे देश के जो डिप्लोमेट्स हैं ना, हमारे देश के जो मंत्री लोग हैं, वो इंटरनेशनल वर्ड का यूज़ बहुत कम करते हैं या करते ही नहीं हैं। वहीं यदि हम बात कर लें इंटरनेशनल लॉ के बारे में, लोगों को बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें इसके बारे में पढ़ाया ही नहीं जाता, और जहाँ पर पढ़ाया जा रहा है वो यूनिवर्सिटी, वो कॉलेज, वो विश्वविद्यालय बहुत कम हैं, और वहाँ पर वो क्वालिटी नहीं है। और ना ही इस प्रकार इंटरनेशनल लॉ को लेकर के किसी प्रकार की पत्रिकाएं निकलती हैं, न्यूज़पेपर निकलते हैं, और निकले भी हैं तो वो उतने प्रगति नहीं कर पाए हैं जितने कि चाइना के न्यूज़पेपर प्रगति कर पाए हैं, पत्रिकाएं प्रगति कर पाई हैं। तो इसी मुद्दे को लेकर के यहाँ पर प्रभास रंजन के द्वारा डिस्कशन किया जाता है। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। इंटरनेशनल लॉ यूज़ करने का जो रास्ता है, उस रास्ता से भारत भटक गया है, उस रास्ते को भारत ने खो दिया है, ऐसा लेखक का कहना है। देख लीजिए आप वेस्ट को, यूरोपीय देशों को, इट्स जर्नलिस्ट, डिप्लोमेट्स एंड पॉलिसी मेकर रेयरली एम्प्लॉय द इंटरनेशनल लॉ वोकेबुलरी इन एक्सटेंसिवली। हमारे यहाँ के जो पॉलिसी मेकर हैं, हमारे यहाँ के जो डिप्लोमेट्स हैं, पश्चिम के देशों की तरह बिल्कुल भी अपनी वोकेबुलरी में, अपने शब्द में एक्सटेंसिव तरीके से इंटरनेशनल लॉ का यूज़ नहीं करते हैं। तो 75 साल हो चुके हैं इंडिया के इंडिपेंडेंस के। इज़ एन ओकेशन टू नॉट जस्ट रिजॉइस इन आवर एकम्प्लिशमेंट्स। आज़ादी के 75 साल हुए हैं, तो ये केवल इस बात खुशी मनाने का नहीं है कि हमने ये उपलब्धियां हासिल करी हैं, लेकिन हमें अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना है, अपनी जांच पड़ताल करनी है, हमारी फेलिंग्स, हम कहाँ पर फेल हुए। While a wide variety of issues have been discussed from this vantage point, an analysis of the India's tryst with international law has not been undertaken. इसी हिसाब से यदि आप ये देखोगे, जब भी डिस्कशन किया जाता है तो इंटरनेशनल लॉ का कहीं पर भी उतना ज़्यादा उल्लेख नहीं किया जाता है। वहीं हम ये देख रहे हैं, ये जो इंटरनेशनल लॉ है ना, ये यूरो केंद्रित इसका कैरेक्टर है। यूरोप के देश की इसमें ज़्यादा मजबूत पकड़ है इंटरनेशनल लॉ। भारत जब से आज़ाद हुआ था, आज़ादी के बाद भी इंटरनेशनल लॉ के दरवाजे को भारत ने बंद नहीं करा था। भारत के संविधान निर्माताओं ने इंटरनेशनल लॉ की वैल्यू को देखा और आर्टिकल 51 में इसका उल्लेख किया कि देश अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति सम्मान को बढ़ावा देगा। इसके साथ ही जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप ने भारत ने ये क्लियर कर दिया कि अंग्रेज़ों के राज के बाद जितने भी जो औपनिवेशिक देश रहे हैं, ठीक है, उत्तर औपनिवेशिक राज्यों की उदय ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के भूगोल को बदल दिया। जब से देश आज़ाद हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून का जो जियोग्राफी है वो धीरे धीरे करके चेंज होते जा रही है। भारत अपने आप को संप्रभु कहता है, हमारे देश पर किसी का भी आधिपत्य नहीं है, भारत अपने डिसीजन लेने के लिए फ्री है, और अंतर्राष्ट्रीय कानून में आत्मनिर्णय के सिद्धांत का समर्थन करा था, जिसमें 1955 में बाडुंग में पहले एशियाई अफ्रीकी सम्मेलन के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए ये घोषणा किया था कि उपनिवेशवाद को हमें तेज़ी से समाप्त करना है। तो ये कैसे करके संभव हो पाएगा? इंटरनेशनल लॉ के माध्यम से। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे देश में ही कोई नियम कानून सीमित हो, ये नियम कानून दूसरे देश में भी लागू होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र ने जो चार्टर बनाए थे, भारत उनको दृढ़ता के साथ में पालन करता था,
और उसने हमेशा ही अंतर्राष्ट्रीय जो विवाद रहे थे शांतिपूर्ण समाधान की वकालत करी थी। पिछले कुछ वर्षों में मानवाधिकार, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, पर्यावरण, महासागर, अंतरिक्ष जैसे कई सारे सेक्टर हैं, इनमें अंतर्राष्ट्रीय कानून के मानदंडों के साथ भारत की भागीदारी काफ़ी बढ़ी है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर एक व्यापक सम्मेलन जिसको CCIT का प्रस्ताव करके आतंकवाद पर अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाने का मुद्दा उठाया, उसमें अपनी सक्रिय भूमिका निभाई और हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA की शुरुआत करी थी, जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून को प्रभावित करने का एक साहसिक प्रयास है। यहाँ पर हमने देखे कि भारत ने 2 इंटरनेशनल लॉ में पार्टिसिपेट किया है, एक आतंकवाद से रिलेटेड है और दूसरा सौर गठबंधन से रिलेटेड है। ये सारी बातों के बावजूद भी ये जो अचीवमेंट है, इतनी अचीवमेंट आपने प्राप्त कर लिए हो इंटरनेशनल लॉ को लेकर के, लेकिन इंडिया का जो इंगेजमेंट है इंटरनेशनल लॉ को लेकर के वो काफ़ी कम रहा है, मार्जिनल रहा। स्पेशली हम बात कर रहे हैं आर्टिकुलेटिंग इट्स नेशनल इंटरेस्ट इंटरनेशनली। हमारे देश की जो खुद के इंटरेस्ट हैं उनको आप आर्टिकुलेट करिए इंटरनेशनली, वो तो हम उसको कह देंगे कि हम इंटरनेशनल लॉ का प्रयोग कर रहे हैं। अनलाइक देयर वेस्टर्न काउंटर पार्ट्स, ठीक है, जैसे कि जो वेस्टर्न काउंटर पार्ट्स हैं हम उनके जैसे नहीं कर पा रहे हैं। हु जस्टिफाइड द कंडक्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस बाय एम्बेडिंग इट इन द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ टू गेन लेजिटिमेसी ऑफ देयर एक्शन। हम जो भी एक्शन ले रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज़, उसको प्रूव करने के लिए, उसको साबित करने के लिए वो लोग इंटरनेशनल लॉ का यूज़ करते हैं, लेकिन ये इंडिया के मामले में हम नहीं देख रहे हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप देख लीजिए, इंडिया फेल हो गया है टू यूज़ द इंटरनेशनल लॉ वोकेबुलरी टू कॉल आउट चाइनीज़ ट्रांसग्रेशन ऑफ इंडिया सोवरेनिटी। इंडिया की जो सोवरेनिटी है इस पर चाइना अतिक्रमण करते जाता है, तब इंडिया को बोलना चाहिए कि चाइना इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन कर रहा है, लेकिन इसके लिए भी इंडिया के द्वारा इंटरनेशनल लॉ शब्द का यूज़ नहीं किया जाता है। अब इसी प्रकार का जो सिमिलर पैटर्न है वो पाकिस्तान के साथ में भी उभर के आया है कि पाकिस्तान को कैसे डील कर रहा है इंडिया। एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है इंडिया का स्टेटमेंट एज पार्ट ऑफ द राइट ऑफ रिप्लाई इन सितंबर 2021 का एक स्टेटमेंट है यूनाइटेड नेशंस में जो दिया गया था। इस स्टेटमेंट में इंडिया ने पाकिस्तान की फाल्सहुड की, मतलब जो गलत आरोप लगाया जाता है इंडिया के खिलाफ, उसकी आलोचना करी कश्मीर को लेकर के, एंड मेड ए केस ऑफ पाकिस्तान स्पॉन्सरिंग टेररिज्म, और कहा कि पाकिस्तान टेररिज्म को स्पॉन्सर करता है, बढ़ावा देता है। अब यहाँ आश्चर्य वाली बात यह है, इंडिया का जो स्टेटमेंट रहा था इसमें कहीं पर भी इंटरनेशनल लॉ का यूज़ नहीं किया गया था। फॉरगेट सिटिंग पाकिस्तान स्पेसिफिक ब्रीचेस ऑफ द ट्रीटी एंड कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ, जबकि हम ये कह सकते थे कि पाकिस्तान जो है पार्टिकुलरली जो ट्रीटी बनाई गई हैं, कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ बनाए गए हैं, उनका उल्लंघन कर रहा है। ये बात हमको रखनी थी। एक अच्छी बात यह है कि कुलभूषण जाधव वाले मामला जो था इंटरनेशनल कोर्ट गया था। यहाँ पर आप कह सकते हो इंटरनेशनल कानून का भारत ने यूज़ किया था। तो भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन के लिए पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अदालतों का इस्तेमाल फिर कभी नहीं किया था। तो हमारी जो राजनयिक टूल किट होती है इसमें इंटरनेशनल लॉ के शब्दकोश को मुख्य धारा में लाने में इस विफलता की रिजल्ट स्वरूप CCIT और ICS जैसे कुछ पहलों को छोड़कर भारत अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार इंटरनेशनल लॉ की जो थ्योरी है, उसकी जो व्याख्या है और जो सिद्धांत है, इनको विकसित करने और योगदान देने में फैल रहा है। हमारे यहाँ पर कुछ इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम्स है, बॉटलनेक्स है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जो सबसे बड़ा रीज़न है वो इंडिया की फेलियर का वो है इफ़ेक्टिव एम्प्लॉय द इंटरनेशनल लॉ वोकेबलरी इज़ दैट यहाँ का जो फॉरेन सर्विस है भारत का वो हैविली पॉपुलेटेड है जर्नलिस्ट डिप्लोमेट के द्वारा। सबसे ज़्यादा लोग यहाँ क्या है, जनरल डिप्लोमेट्स हैं।
हु आर वेडेड टू द थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। इनको केवल इंटरनेशनल रिलेशन का ज्ञान है, इंटरनेशनल लॉ को ये नहीं समझते हैं। केवल एक सेक्शन है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, द ओनली सेक्शन इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स MEA में एक सेक्शन है जो देखता है इंटरनेशनल लॉ को, इज़ द लीगल एंड ट्रीटीज डिवीज़न। MEE के अंतर्गत जो काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट हमारे लिए निकल कर के आता है, वो कौन सा डिवीज़न है? लीगल एंड ट्रीटीज डिवीज़न, LNT, जो कि MEE के अंतर्गत काम करता है और इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल लॉ को देखता। लेकिन ये जो डिवीज़न है ये अंडर स्टाफ्ड है। वहीं आप 2021 की रिपोर्ट देख लीजिए पार्लियामेंट्री एक्सटेंडिंग कमेटी की एक्सटर्नल अफेयर्स के ऊपर। LNT डिवीज़न की स्ट्रेंथ अभी कितनी है? 13 ऑफिस की, एज अपोज्ड टू एन अप्रूव्ड स्ट्रेंथ ऑफ 23। ठीक है, 23 की स्ट्रेंथ है, लेकिन यहाँ काम कितने डिवीज़न कर रहे हैं? वो है 13 ऑफिस के। आगे ही आप देखोगे, वन इज़ अनश्योर ऑफ द क्वालिटी ऑफ टैलेंट दैट LNT डिवीज़न इज़ एबल टू अट्रैक्ट। वहीं आप LNT डिवीज़न की बात करोगे तो क्वालिटी और टैलेंट की यहाँ पर कमी है, ये उतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाया है इनको। देयर आर फार ग्रेटर इंसेंटिव्स फॉर एन इंटरनेशनल लॉयर टू जॉइन द गवर्नमेंट, क्योंकि इंटरनेशनल जो लॉयर हैं वो उनको आप पर्याप्त इंसेंटिव नहीं दे रहे हो कि वो लोग आपको ज्वाइन कर सकें एज ए जर्नलिस्ट डिप्लोमेट देन एज ए टेक्नोक्रेट। एडिंग इंसल्ट टू इंजरी इज़ द फ्रेगमेंटेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में भी हमारा फ्रेगमेंटेशन है। क्यों है? क्योंकि हमारे पास कई सारी मिनिस्ट्रीज़ हैं, जैसे कि फाइनेंस है, कॉमर्स है, लॉ है, इन्वायरमेंट है, ये सारी डील कर रही हैं अलग अलग इंटरनेशनल लॉ को लेकर के। अब इसका जो ओवरकम रहेगा, फ्रेगमेंटेशन प्रॉब्लम आएगी इससे। ठीक है, टुकड़े टुकड़े में कोई कह रहा हाँ, कोई कह रहा ना, कोई कह रहा ऐसा, कोई कह रहा वैसा। तो एक रिपोर्ट आई थी 2016 में जिसने रिकमेंड करी थी कि हमें क्रिएट करना चाहिए, बनाना चाहिए डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ मिनिस्ट्री के अंतर्गत में, लेकिन कुछ भी यहाँ पर हमें विकास देखने को नहीं मिला है। अब हम बात करते हैं लिखाई पढ़ाई को लेकर के। हम लिखाई पढ़ाई के मामले में इंटरनेशनल लॉ को कितना जानते हैं? इंटरनेशनल लॉ जो है ना, लार्जली रिमेंड ए निगलेक्टेड डिसिप्लिन इन लास्ट 75 साल। पिछले 75 साल में इंटरनेशनल लॉ की ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं हुई। एक ऐसा विषय रहा है जो कि निगलेक्टेड रहा है। नॉट विथ स्टैंडिंग द प्रेजेंस ऑफ फ्यू, ठीक, इसके बावजूद इंटरनेशनल प्रोफेसर हमारे पास हैं। हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ना, हैव नॉट इन्वेस्टेड मच इन द डेवलपमेंट ऑफ द डिसिप्लिन। इस डिसिप्लिन को बढ़ाने के लिए, इस सब्जेक्ट को बढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी ने ज़्यादा कुछ करी ही नहीं है। गवर्नमेंट फेल हो गई है फंड प्रोवाइड करने में इस सेक्टर में रिसर्च और करने के लिए। ठीक है, कि इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड कुछ रिसर्च हो, उसके लिए हम फंड प्रोवाइड कर दें, तो इस मामले में गवर्नमेंट फेल रही है। रियलाइजिंग इंडियाज़ एबमिसल कैपेसिटी इन इंटरनेशनल लॉ, द रिपोर्ट ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी इन 2021 रिकमेंड करी कि जो MEA हैं, इस्टेब्लिश चेयर्स फॉर रिसर्च इन इंटरनेशनल लॉ इन यूनिवर्सिटीज़। मतलब कि MEE को इस्टेब्लिश करना चाहिए कि ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पर रिसर्च और इंटरनेशनल लॉ को बढ़ावा मिल सके। द MEA फंड प्रोवाइड करता है रिसर्च सेंटर्स को सच एस इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स, लेकिन जो ICWA है फोकस करता है बड़े पैमाने पर ऑन द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, नॉट इंटरनेशनल लॉ। तो फिर यहाँ पैसा देने से फ़ायदा ही क्या है? चाइना की यदि आप बात कर लीजिए, दूसरे हाथ से हैज़ पावर्ड इन मैसिव रिसोर्सेस, काफ़ी बड़े मात्रा में ये पैसा लगाता है ताकि बिल्ड किया जा सके कैपेसिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन इंटरनेशनल लॉ। अंतर्राष्ट्रीय लॉ के मामले में यहाँ की यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी हो सके, इसके लिए सरकार वहाँ की पैसा लगाती है। अब वहीं आप बात कर लीजिए इंडियन सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ,
इसकी स्थापना करी गई थी 1959 में, 1960 में। इससे आप ये आशा करे थे कि ये बन जाएगी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, किस मामले में, इंटरनेशनल में रिसर्च करेगी ये। फिर भी जो ISIL है ना वो फेल हो गई है, ये प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है रिसर्च इंटरनेशनल लॉ से संबंधित। इसकी जो फ्लैगशिप वाली जनरल है पत्रिका है इंडियन जर्नल ऑफ इंटरनेशनल लॉ, नाउ वी आर क्लोज टू द टॉप इंटरनेशनल लॉ जर्नल्स। ये क्या है, टॉप में जो इंटरनेशनल की पत्रिकाएं आती इंटरनेशनल लॉ को लेकर के, उसमें स्थान नहीं बना पाई है। 60 साल हो चुके हैं। वहीं आप देख लोगे चाइनीज़ की पत्रिका जो है इंटरनेशनल लॉ, लॉन्च हुई थी जस्ट 2 डिकेड बैक, लगभग 20 ही साल हुए होंगे इसको। वन ऑफ द टॉप रैंक्ड जर्नल इन वर्ल्ड, विश्व में टॉप रैंक ये हासिल कर रही है। इसके बाद वाला जो एडिटोरियल है सेकंड हमारा G20 को लेकर के है। ठीक है, G20 की जो बैठक है उसकी अध्यक्षता भारत करने वाला है। तो G20 को नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि ये जो विकसित देश है इनका ही एक मंच है, लेकिन भारत के पास मौका है कि G20 के सेंटर के रूप में काम कर सकता है। कई सारे ऐसे एजेंडा है जिनको भारत उठा सकता है, लेकिन उसको ध्यान में ये रखना है कि हमें बैलेंस बना करके चलना है। क्योंकि एक जो ग्रुप है SCO जिसमें चाइना और रसिया शामिल है, इसके अलावा भारत क्वाड का भी एक मेंबर है, इसमें भी शामिल है, इसमें भी शामिल है। तो वो कुछ ऐसी बातें नहीं कह सकता है जिससे रसिया बुरा मान जाए, या फिर कुछ ऐसे कदम नहीं उठा सकता है जिससे अमेरिका बुरा मान जाए। उसको बैलेंस बना करके चलने की ज़रूरत है, ऐसा यहाँ पर बोला जाता है। और ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको भारत उठा सकता है कि हमें इन सेक्टर में काम करने की ज़रूरत है, इसका यहाँ पर जिक्र किया जाता है। तो यदि आपसे पूछा जाता है, आपको बोला जाता है कि आपको लिखना है भारत के पास वैश्विक एजेंडा तय करने में G20 के सेंटर की भूमिका निभाने का एक अवसर है, 250 शब्दों में आपको इसके ऊपर लिखना है, निबंध लिखना है, या फिर इसको एक्सप्लेन करना है। तो उसका आंसर आपको कैसे देना होगा। सितंबर का जो महीना रहा है काफ़ी व्यस्त रहा है। 5 से 6 सितंबर को नई दिल्ली में क्वाड की एक वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आयोजित हुई। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका इसमें शामिल हुई थी। 8 सितंबर को विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसके साथ जापानी के जो संयुक्त अभ्यास रक्षा निर्माण और उभरती टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर में रणनीतिक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए जो दोनों देशों के जो समकक्ष हैं, इन्होंने टोक्यो में 2+2 की विदेश और रक्षा मंत्री स्तर की बैठक करी थी। 15 से 16 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ जा रहे हैं? उज्बेकिस्तान के समरकंद जा रहे हैं। संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्र अध्यक्षों की परिषद की बैठक में वो पार्टिसिपेट करेंगे। कोविड-19 के बाद ये पहली मीटिंग है जो कि फिजिकली हो रही है, मैन टू मैन हो रही है, पहले ऑनलाइन होती थी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ भारत का जुड़ाव है। जो पश्चिम देश हैं, वेस्टर्न कंट्री है, अमेरिका है और यूरोपीय देश है, एक बात ये है। दूसरी बात ये है भारत क्वाड के साथ भी पार्टनरशिप रख रहा है। इस यात्रा पर ये सारे लोग करीब से नज़र डालेंगे क्योंकि यूक्रेन में रूसी युद्ध को 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। ये पहली बार हो रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शी जिनपिंग से डायरेक्ट बातचीत करने वाले हैं। अभी हाल ही में कुछ डिसएंगेजमेंट हुआ है सीमा विवाद को लेकर के। अब हो सकता है बाकी के जो मुद्दे बचे हुए हैं उन पर भी बातचीत हो सकती है। भारत सरकार ने कहा था कि जो गोगरा हॉट स्प्रिंग्स है, यहाँ पर जो पेट्रोलिंग पॉइंट 15 है ना, यहाँ पर डिसएंगेजमेंट का काम हो गया। भारत भी हट गया पीछे, चीन भी हट गया। अब बाकी जो जगह बची हुई है उन मुद्दों को हम उठाने वाले हैं। भारत समरकंद शिखर सम्मेलन के अंत में SCO के रोटेशनल अध्यक्षता ग्रहण करने वाला है और सितंबर 2023 तक 1 वर्ष के लिए इसको धारण करेगा। आने वाले टाइम में भारत में इसकी बैठक होगी, तो मतलब आने वाले टाइम में ये इसकी मेज़बानी करने वाला है।
इसके साथ साथ में दिसंबर 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इसके अध्यक्ष के रूप में भी अध्यक्षता करने वाला है। अब G20 की हम बात कर रहे हैं, G20 की अध्यक्षता भारत करेगा, उसी को लेकर के ये सारे मुद्दे बताए गए हैं। नवंबर के महीने में बाली में 17वां G20 राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्षों का सम्मेलन होने वाला है। इंडोनेशिया बाली में ये होगा। इसके बाद 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता भारत के पास आने वाली है। तो अगले साल G20 का जो शिखर सम्मेलन होगा, इससे पहले कई जो मिनिस्ट्रियल लेवल की जो बैठक है, कार्य समूहों और कार्यक्रमों की मेजबानी करने के लिए तैयार है। दुनिया के सबसे प्रमुख प्रभावशाली आर्थिक देश, मजबूत इकोनॉमी G20 के मंच का यूज़ करती हैं। इसका मेजबानी भारत करेगा। भारत को ग्लोबल एजेंडा और अपना जो भाषण है कि हम जो भाषण दे रहे हैं उसमें सब लोग उसको प्रस्तावित करें, और केंद्र लेवल पर अपना कब्जा जमाने का एक मौका है। G20 के बारे में थोड़ी सी जानकारी बताई जाती है। वर्ल्ड लेवल पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट और समृद्धि हासिल करने में एक भूमिका निभाता है, एक मंच का काम करता है। इसके जितने भी सदस्य देश हैं, इनकी जीडीपी विश्व की जीडीपी के 80% से भी ज़्यादा है। विश्व की जितनी भी है, इसका 80% हिस्सा ये लोग मिला करके बना रहे हैं जीडीपी का। वहीं यदि आप देख लोगे इंटरनेशनल ट्रेड, विश्व में जितना भी हो रहा है, तो इसका 75% से ज़्यादा हिस्सा यही लोगों के बीच में ट्रेड होता है। विश्व की 60% से भी ज़्यादा जनसंख्या G20 में निवास करती है। असल बात तो ये है कि भारत इसको आयोजित करेगा, और ये सबसे हाई प्रोफाइल इवेंट बनने वाला है कि इतना बड़ा कार्यक्रम भारत आयोजित करेगा। इसकी लीडरशिप है और इसकी कूटनीतिक दूरदर्शिता की परीक्षा भी होने वाली है। पहला मुद्दा कोरोना की महामारी। दूसरा मुद्दा हो गया यूक्रेन का जो संघर्ष चल रहा है रसिया और यूक्रेन के बीच में, उससे जो दुनिया प्रभावित हुई है, और इससे चीन उदय होके निकला है कोरोना के टाइम में भी और आज के भी टाइम में भी। आर्थिक चुनौतियां हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहा है, आतंकवाद का मुद्दा है, जलवायु परिवर्तन है। तो ये सारे चीज़ हैं जिनका नाम ले सकते हैं कि भारत अपनी निगरानी में क्या भूमिका निभाएगा। हाल ही में जो G20 की अध्यक्षता होगी इंडोनेशिया करेगा, उनके राष्ट्रपति से हम सीख सकते हैं, और वो उस ग्रुप का मैनेजमेंट कैसे कर रहा है जो विभिन्न मुद्दों पर गहराई से बटा हुआ है। तो इससे आप कुछ सीख सकते हो। इंडोनेशिया ने 3 पिलर पर अपना ध्यान केंद्रित करा था: ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चर, सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। इधर से भी आप सीख सकते हो। एक बात ये रखना है कि हमें संतुलन भी बना करके रखना है। एक तरफ हमारे पास यूरोपीय देश हैं, अमेरिका है, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन है, और G7 में भागीदार करने वाले देश हैं जो कि एजेंडा तय करते हैं ज़्यादातर। दूसरी तरफ चीन और रसिया है, दोनों के बीच में साठगांठ हो रही है, रिलेशन बढ़ते जा रहे हैं। भारत बीच में फंस सकता है क्योंकि ये क्वाड का भी हिस्सा है और SCO का भी हिस्सा है। ये बात हमने पहले ही देख चुके थे। तो भारत उन मुद्दों को उठा सकता है जो विश्व व्यवस्था में उभरते विभाजन को पाटने में मदद कर सकता है। जैसे विभाजन कैसे हो रहा है, एक तरफ कुछ देश अमेरिका की तरफ चले जा रहे हैं, दूसरे चले जा रहे हैं चाइना की तरफ, रसिया की तरफ। इस प्रकार से विभाजन कंटिन्यू होते जा रहा है। तो अपना एजेंडा उठाने के लिए उसको बेस चाहिए। तो बेस आखिर होगा क्या, उसके लिए आपको एक नॉर्मल बेस की खोज करना पड़ेगा। आपके जो घरेलू मुद्दे हैं, आपके जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, संबंधित अपनी विशिष्ट प्राथमिकताओं को बढ़ावा देने की आपको ज़रूरत है। जैसे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, बेरोजगारी, डायग्नोस्टिक पेटेंट पर छूट देना, चिकित्सा विज्ञान, कोविड-19 के टीके और आतंकवाद जैसे मुद्दे आप उठा सकते हैं। और विशेष रूप से भारत, यूरोपीय संघ, UK, कनाडा जैसे कई G20 सदस्यों के साथ ज़्यादा सहयोग कर सकता है ताकि हमारा जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ना, इसमें तेज़ी आ सके।
कुछ और भी बातें हैं, जैसे कि त्वरित वैश्विक आर्थिक सुधार के लिए एक रोड मैप तैयार करना, आपूर्ति श्रृंखला को हमें फ्लेक्सिबल बनाना है, सप्लाई चेन जिसको हम बोलते हैं, और हरित और डिजिटल परिवर्तन करना है इकोनॉमी में, हमको सामाजिक कल्याण पर जोर देना है। ये वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक सतत और समावेशी विकास को सुनिश्चित करने वाला है। वही बात बोली जा रही है, G20 एक ऐसा आपको मंच प्रोवाइड कर रहा है जहां पर कि विकसित और विकासशील दोनों देशों का कद यहाँ पर बराबर है। तो भारत को विकासशील और कम विकसित देश का समर्थन करने का अवसर प्रदान करता है, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि ये शिखर सम्मेलन जो यूरोपियन कंट्री हैं उनके लिए ही नहीं बना, जहाँ पर बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अपनी आकांक्षाओं को दूसरे देशों में थोपते जा रही हैं। दूसरी बात यह है, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के देशों को आप इसमें इनवाइट कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी का हस्तांतरण करना है, हरित अर्थव्यवस्था के लिए सहायता, विकासशील देशों के लिए ट्रेड तक ज़्यादा पहुंच होना चाहिए, परमानेंट सहायता। इसके अलावा लोन के जो कार्यक्रम हैं इनकी पेशकश करके देशों के ऋण संकट को संबोधित करना, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। जो लोग इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहे हैं उनकी सहायता बिल्कुल होनी चाहिए। कमज़ोर अर्थव्यवस्थाओं के लिए खाद्य और ऊर्जा की कीमतों आदि की सुरक्षा आप प्रोवाइड करिए, ऐसे मुद्दे हो सकते हैं। तो भारत प्रमुखता वाले क्षेत्रों को रेखांकित करने का काम करेगा और ये सुनिश्चित करने में केंद्रीय होगा कि ये मंच केवल बातचीत की दुकान नहीं रहना चाहिए, बल्कि सार्थक कार्यों और परिणामों के संदर्भ में एक चलने की दुकान में तब्दील हो सके। इससे ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत की अहम भूमिका को विश्वसनीयता मिलने वाली है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं पहली न्यूज़ को। पहली न्यूज़ देखने वाले हैं फॉरेन वाले पेज से। न्यूज़ आई है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से रिलेटेड। इसकी स्थापना हुई थी 1957 में। इसका हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया में। ठीक है, ये कौन कौन से प्रयास करता है? ये प्रमोट करने का काम करता है पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। भारत के पास यदि परमाणु हथियार है, परमाणु ऊर्जा है, तो वो उसका शांतिपूर्ण यूज़ करेगा। इसके साथ साथ में टू प्रोहिबिट इट्स यूज़ फॉर एनी मिलिट्री पर्पस, तो ये प्रोहिबिट करता है आप इसका मिलिट्री के उद्देश्य से यूज़ नहीं करोगे, जिसमें शामिल है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ न्यूक्लियर वीपन। यदि आपके पास न्यूक्लियर एनर्जी है तो आप इसका यूज़ नहीं करेंगे न्यूक्लियर वीपन के निर्माण में। ये अपनी रिपोर्टिंग देता है किसको? UNGO को एंड द UNSC, ऑल्दो इट इज़ एन इंडिपेंडेंट बॉडी। चूँकि ये इंडिपेंडेंट बॉडी है लेकिन फिर भी UNGA और UNSCO को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। ये प्रमोट करता है डेवलपमेंट ऑफ पीसफुल एप्लीकेशन ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को, प्रोवाइड करता है इंटरनेशनल सेफगार्ड अगेंस्ट मिसयूज़ ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एंड न्यूक्लियर मटेरियल, प्रमोट करता है न्यूक्लियर सेफ्टी को, जिसमें शामिल है रेडिएशन प्रोटेक्शन, न्यूक्लियर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड और उनकी इम्प्लीमेंटेशन को प्रमोट करने का काम करता है। 3 मेन एरिया है इसके काम के दैट आर अंडरपिन IEE's मिशन। वो कौन कौन से एरिया हैं आप देख लीजिए। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सेफगार्ड एंड वेरिफिकेशन। तो इन तीनों प्रमुख एरिया पर ये संगठन काम करने का काम करता, संस्था काम करती है। अंडरपिन का मतलब होता है सपोर्ट करना, सपोर्ट देना, सपोर्ट, जस्टिफाई और फॉर्म द बेसिस फॉर। ठीक है, तो ये थोड़ी थोड़ी मीनिंग भी हम देखते जाएंगे ताकि इंग्लिश भी अपनी मजबूत हो सके। अंडरपिन करना, सपोर्ट करना। न्यूज़ को देख लेते हैं। न्यूज़ में बताया जा रहा है ईरान का कहना है हम पूरी तरह से तैयार हैं, हम IAEA का कोऑपरेट करेंगे। वो जो कह रही है, जिस प्रकार से जांच कर रही है, हम उसका पूरा सहयोग करने वाले हैं। लेकिन तेहरान आरोप लगा रहा है इसकी जो जांच की जा रही है ना, वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। मतलब कि ईरान से जो देश शत्रुता रखते हैं वो लोग कह रहे हैं IAEA को कि आप ये प्रोब करिए। इस प्रकार से ये जो जांच की ऑर्डर आए हैं वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ऐसा ईरान की तरफ से आरोप लगाया जाता है, ऐसा इसमें कहा गया। वहीं रसिया भी इसका सपोर्ट करता है।
सैटरडे के दिन फ्रांस, यूके और जो जर्मनी, उनका कहना था दे हैड सीरियस डाउट अबाउट ईरान्स इंटेंशन। उनका कहना था कि हमें ईरान के इंटेंशन पर बहुत बड़ा शक है टू रिवाइव ए डील कर्बिंग इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम इन रिटर्न फॉर लिफ्टिंग ऑफ सेंक्शन। इसके बदले में इसके ऊपर जो सेंक्शन लगाए गए थे 2015 में, उसको लिफ्ट किया जाएगा, चाहे ट्रेड को लेकर के हैं या फिर अदर जो सेंक्शन रहे थे। लेकिन तेहरान ने इसको रिजेक्ट कर दिया। वेरी अनटाइमली आया है, ऐसा रूस की तरफ से कहा गया था। रोहिंग्या के इशू को लेकर के हम काफ़ी दिनों से चर्चा नहीं किए हैं, आज फिर से इसको समझ लेते हैं। रोहिंग्या के इशू को लेकर के, रोहिंग्या दुनिया के सबसे सताए हुए कम्युनिटी में से एक माना जाता। लगभग 11 लाख रोहिंग्या म्यांमार में रहते हैं। दशकों से ये प्रमुखतः रखाइन प्रांत में बौद्धों के साथ असहज तौर पर सह अस्तित्व में रहे आ रहे हैं। मतलब कि रखाइन प्रांत में ये लोग बौद्ध कम्युनिटी के साथ में रह रहे हैं। म्यांमार में बहुत से लोग रोहिंग्याओं को अवैध प्रवासी के रूप में देखते हैं, जहां उनके साथ व्यवस्थित तरीके से भेदभाव होता है। म्यांमार सरकार रोहिंग्याओं को राज्यविहीन मानती, इनका कोई देश ही नहीं है, कोई राज्य नहीं, और उन्हें देश की नागरिकता देने से इनकार कर रही। म्यांमार में रोहिंग्याओं को आवागमन की स्वतंत्रता, चिकित्सा की सुविधा तक वो एक्सेस नहीं कर पाते। रोहिंग्याओं के लिए म्यांमार में रहते हुए शिक्षा और अन्य मूलभूत सुविधाओं के बारे में सोचना भी दिन में तारे देखने के समान होता है। भारत के गृह मंत्रालय का कहना है कि भारत में लगभग 40,000 रोहिंग्या रहते हैं, जो पिछले कई सालों में भूमि मार्ग के रास्ते बांग्लादेश से भारत पहुंच गए हैं। इंटरनेशनल तौर पर बहुत सारे ऐसे कानून बनाए गए हैं, जैसे कि यूएन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी UNHCR ने 2019 में भारत को एक कानून की याद दिलाई थी। उनका कहना है भारत में यदि कोई व्यक्ति ऐसा आया, उसके देश में हिंसा चल रही है, उसके देश में यदि वो रिटर्न होगा, वापस जाएगा तो उसकी जान को खतरा है, तो ऐसे लोगों को भारत वापस नहीं भेज सकता, ना ही कोई देश उसको वापस भेज सकता। लेकिन भारत अपना ये तर्क देता है कि हम इस कानून में हस्ताक्षर ही नहीं करें। इसलिए जो म्यांमार से लोग आ रहे हैं रिफ्यूजी हमारे देश में, उनको भारत अपनी नागरिकता नहीं दिया है। कानून के चलते चलते उस कानून से भारत बच गया। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों का तो उल्लंघन होता ही है, UNHRC ने कहा था। साथ ही आपके देश में जो संवैधानिक अधिकार आप दिए हैं, उसके हिसाब से भी वो उचित नहीं है, जहां शरणार्थियों के निर्वासन को कानूनी और नैतिक रूप से समस्याग्रस्त माना जाता है। रोहिंग्या को लेकर के बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने क्या स्टेटमेंट दिया है, उसको यहाँ पर बताया जा रहा है। यदि लंबे समय तक रोहिंग्या बांग्लादेश पर रहते हैं तो हमारी जो स्थिरता है बांग्लादेश की, उस पर असर पड़ सकता है, ऐसा उनका कहना है। वो बात कर रही थी, ठीक है, मिलिट्री ऑफिशियल्स की जो मीटिंग चल रही थी, 24 कंट्री के लोग इसमें शामिल थे, वहाँ पर इन्होंने ही कहा था। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हसीना ने मंडे के दिन ये कहा था, यदि प्रोलॉन्ग टाइम से, लंबे समय से 1 मिलियन रोहिंग्या रिफ्यूजी क्राउडेड कैंप में रह रहे हैं बांग्लादेश में, ये काफ़ी सीरियस सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी कंसर्न हो गया है। अपार्ट फ्रॉम देयर आउन मिसरीज, ठीक है, मिसरीज मतलब होता है ए स्टेट और फीलिंग ऑफ ग्रेट फिजिकल और मेंटल डिस्ट्रेस। अब वो कुछ ना कुछ तनाव को, दुख को तो फील कर ही रहे हैं। देयर प्रोलॉन्ग प्रेजेंस इज काजिंग ए सीरियस इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी के ऊपर प्रभाव डाल रहा है, इन्वायरमेंट पर असर पड़ रहा है, सिक्योरिटी एंड सोशियो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पर असर पड़ रहा है, ऐसा प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने कहा था। द US इज़ द को होस्ट ऑफ द गैदरिंग, US इसका को होस्ट का काम कर रहा है इस गैदरिंग का, जिसका नाम है इंडो पैसिफिक आर्मीज मैनेजमेंट सेमिनार। इसमें बांग्लादेश की आर्मी भी शामिल है। वाइल द मिलिट्रीज ऑफ द पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज आर डिस्कसिंग डिजास्टर मैनेजमेंट, इन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर बातचीत करी थी। ट्रांसनेशनल क्राइम, एक देश से दूसरे की बाउंड्री में जो क्राइम हो रहे हैं, सिक्योरिटी इश्यूज़ है, वुमेंस एम्पावरमेंट है, बांग्लादेश यूज़ कर रहा है इस प्लेटफार्म को टू हाईलाइट द इशू ऑफ रोहिंग्या रिफ्यूजी।